नमस्कार। जीत क्लासेज गोपालगढ़ गए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। और अपन राजस्थान में विभिन्न भर्तियों के लिए रेट और आरएस प्री मेंस और ये राजस्थान पुलिस पटवार ग्राम सेवक सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, राजस्थान कला और संस्कृति, और विशेष रूप से एनसीईआरटी पर आधारित जो बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अपन क्वेश्चन आगे शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर महामारू शैली से संबंधित है? राजस्थान में महामारू शैली के कौन से मंदिर है? तो देखिए, ओसियां का सूर्य मंदिर एक, और ओसिया में यह है हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर और हरिहर मंदिर। फिर है चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर, चित्तौड़गढ़ में कुंभ श्याम और कालिका माता का मंदिर, यह भी महामारू शैली यानी सूर्य को समर्पित है। यह चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर। उदयपुर में जगत अंबिका, जगत नामक स्थान पर है अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका के नाम से जाना जाता है। ये सारे मंदिर किस में? महामारू शैली में है। ऑप्शन नंबर अपन का राइट कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। इससे संबंधित फैक्ट है, लगभग 8वीं सदी से मध्य भारत और राजस्थान में मंदिर निर्माण की जो क्षेत्रीय शैली विकसित हुई उसे गुर्जर प्रत्यार या महामारू शैली कहा जाता है। गुर्जर प्रत्यार और महामारू शैली एक ही है। इसको गुर्जर प्रत्यार शैली कह सकते हैं या महामारू शैली कह सकते हैं। तो गुर्जर प्रत्यार और महामारू शैली कौन सी शताब्दी से? 8वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है और मध्य भारत और राजस्थान यानी उत्तर भारत में, लगभग उत्तर भारत में ये प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो इसके बाद में इस शैली में निर्मित अधिकांश मंदिर विष्णु को समर्पित है। विष्णु को यथा जैसे सूर्य को समर्पित है, विष्णु सूर्य को समर्पित है। इस शैली को प्रारंभिक दौर में 8वीं से 9वीं शताब्दी, इस शैली का महामारू शैली का प्रारंभिक दौर है 8वीं से 9वीं शताब्दी। इन मंदिरों में जैसे ओसियां जोधपुर का सूर्य मंदिर, और यहीं पर है एक हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर। यह है ओसियां में, ओसियां जोधपुर में। कौन सा मंदिर है? तो सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर। और चित्तौड़गढ़ में कालिका माता का मंदिर और कुंभ श्याम मंदिर, ये सूर्य को समर्पित मंदिर है। राजस्थान में ये सूर्य को समर्पित, ओसिया में जो सूर्य को समर्पित मंदिर है, इसीलिए ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। तो ये चित्तौड़गढ़ में कालिका माता और कुंभ श्याम का मंदिर है, यह भी किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है और महामारू शैली में है। ये जगत कहाँ है? उदयपुर। जगत अंबिका का मंदिर, जगत उदयपुर में अंबिका माता का जो मंदिर है। और नागदा उदयपुर में साहस बहू का मंदिर, नागदा उदयपुर में साहस बहू का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ शासक श्रीधर ने करवाया। श्रीधर ने साहस बहू, सहस्त्र बहू भी कहा जाता है, सहस्त्र बहू या सास बहू का मंदिर। बड़ा दो मंदिर है, बड़ा मंदिर है वो सास का है, छोटा है बहू का है। और मंदिर के बारे में बात करते हैं अपन, ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है महामारू शैली में। देखिए ध्यान दीजिए, अब की बार है ना वो पूछे गए कि उसने ये मंदिर किस काल का है, वो क्रमवार व्यवस्थित करना है। तो ध्यान रखना 8वीं 9वीं शताब्दी के मंदिर है ये ओसियां वगैरह, ये मंदिर ये थोड़े प्राचीन है। 8वीं 9वीं शताब्दी गुर्जर प्रत्यार काल के मंदिर है। ठीक है, ये ओसियां वगैरह सूर्य मंदिर। चित्तौड़ का कालिका माता और कुंभ श्याम मंदिर, ये भी लगभग इसी काल के हैं। और लेकिन जगत अंबिका का मंदिर, अंबिका ये उदयपुर में, और नागदा में जो सास बहू का मंदिर है, ये कौन सी शताब्दी के है? ये 10वीं शताब्दी के मंदिर है और ये महामारू शैली में है। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं, ये साथ में नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। यदि किसी परिवार में व्यक्ति की त्योहार के अवसर पर मृत्यु हो जाती है, कोई त्योहार होता है उस समय किसी परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह परिवार उस त्योहार को तब तक नहीं मनाता जब तक उस परिवार में उस त्योहार के दिन उस परिवार में किसी शिशु का जन्म न हो जाए। यानी किसी परिवार में कोई व्यक्ति की मृत्यु कोई त्योहार के अवसर पर हो जाती है, तो बाद में वो परिवार वो त्योहार नहीं मनाता है, तब तक नहीं मनाता है जब तक उसी त्योहार पर उस परिवार में कोई बच्चे का जन्म नहीं हो जाए। तो इस प्रकार की एक प्रथा है राजस्थान में। तो इस प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लहास, फिर है ओजू या बज्जू, फिर है ओख
और ढूंढ। तो ढूंढ तो आपको पता होना चाहिए, ढूंढ यानी बच्चे के जन्म के बाद में पहली होली आती है, प्रथम होली के अवसर पर ढूंढ निकाली जाती है, तो वो होता है। लेकिन इसमें जो ये बात की गई है वो ओक है। क्या है? ओक। तब तक ये त्योहार नहीं मनाया जाता जब तक शिशु का जन्म उस परिवार में उस दिन नहीं हो जाए, उसे कहा जाता है ओक। ये पड़ता है लाश। लाश क्या है? यानी कृषि कार्य करते समय, कृषि कार्य करते समय अवैतनिक रूप से यानी सामूहिक रूप से जो भोज दिया जाता है और कृषि कार्य करवाया जाता है उसे कहा जाता है लाश। कृषि कार्य में सहायता देने के लिए बुलाए गए अवैतनिक व्यक्तियों को जो भोजन दिया जाता है और भोजन करते हैं और पूरे दिन खेत में काम करते हैं और मनोरंजन के साथ में काम किया जाता है, और इसको कहा जाता है लाश। और ओजू या वजू क्या है? ओजू या वजू तो नमाज पढ़ने से पूर्व, नमाज पढ़ने से पूर्व शुद्धि के लिए हाथ धोने की, हाथ पांव धोते हैं नमाज पढ़ने से पहले, उसे क्या कहा जाता है? वजू या ओजू कहा जाता है। और फिर है शिशु के जन्म की पहली होली पर जो संस्कार किया जाता है वो है ढूंढ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तरफ आभूषण है और दूसरी तरफ किस अंग पर पहना जाता है? आड़। तो ये गले का आभूषण है आड़। आड़, थमड़ियों वगैरह ये गले का आभूषण है, तो ये क्या कर देंगे? महिलाओं के कंठ का आभूषण है, कंठाभूषण यानी कंठ का आभूषण। फिर आता है कोको। तो कोको पहना जाता है नाक में, बड़ा आकार का होता है ये, नाक में, महिलाओं के नाक में पहना जाता है। तो नाक वाला ऑप्शन किधर गया? ये नाक वाला, तो ये इसमें हो जाएगा 4 नंबर। उसके बाद में आता है खींच। खींच के मार, का मार खींच के सिर पर, तो खींच का सिर का आभूषण है, खींच सिर का आभूषण है। और झंकार तन, झंकार, झंकार वाला कहाँ है? ये पैर में है। झंकार वाला किधर है? तो पैर में है। तो एक में हो जाएगा 3 नंबर, एक में 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर अपन का राइट ऑप्शन है। इसी प्रकार कुछ आभूषण दिए गए हैं। दुगड़ी, दुगड़ी हाथ का आभूषण है। तिमणिया या थमणिया कहा जाता है, वो गले में पहने जाने वाला आभूषण है। और एक है तग तगई। ये तग तगई आभूषण है, वो कंठ पर पहना जाने वाला तग तगई आभूषण है। ठोरियो, ठोरियो नामक आभूषण है, वो कान में पहना जाता है। और ये है टणको। तो टणका कहाँ पहना जाता है? टणको, टणको कहाँ पहना जाता है? तो ये पैरों में धारण किया जाने वाला स्त्रियों का चांदी का आभूषण है, विशेष रूप से ये टणको। सटका कहाँ पहना जाता है? तो ये कमर पर है। और टणको कहाँ है? तो ये पैरों में पहना जाता है। और थुंडी, थुंडी है तो ये सिर का आभूषण है। और दूड़ी ये कलाई पर धारण किया जाता है। और नखालियो, नखालियो पांव की अंगुली में धारण किया जाने वाला आभूषण है नखालियो। नखालियो पैर, जो पैर की अंगुली है उसमें धारण किया जाता है। तो ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बिंदु है। फिर बात करते हैं अपन टोटम। भीलों के कुल देवता को क्या कहा जाता है? टोटम। तादवी, जुमटी, हाथी बेंडो, पाल, भगत, ये शब्दावली का संबंध किस जनजाति से है? तो अपन कर सकते हैं भील जनजाति का संबंध है। तो टोटम भीलों के देवता है। ठीक है, तो गांव, वैसे बड़े गांव हैं उनको पाल कहा जाता है, भगत आंदोलन वगैरह ये सारे भीलों से संबंधित है। तो इनसे संबंधित अपन कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो टोटम भीलों के कुल देवता है ये तद्वी। तद्वी क्या है? भीलों के किसी वंश या शाखा के मुखिया को तद्वी कहा जाता है, तद्वी कहा जाता है, या वंशव, तद्वी या वंशव कहा जाता है किसे? भीलों के किसी वंश या शाखा का मुखिया होता है उसे। जुमटी, जुमटी क्या है? भील समुदाय द्वारा मैदानी बाग में, मैदानी बाग को जलाकर की जाने वाली कृषि, यानी अपन कह सकते हैं ये जुमटी लिखा है, जूमिंग कृषि है। ठीक है, ये जूमिंग कृषि का प्रकार है। तो भील द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में वनों को जलाकर कृषि की जाती है वो कहलाती है दजिया। और यही कृषि अगर पहाड़ी पर की जाती है उसे कहा जाता है चिमाता। तो यहाँ एक नया शब्द मिला है जुमटी। ठीक है, तो भील समुदाय द्वारा मैदानी बाग में, या जिसको दजिया बोलते हैं उसी को क्या कह सकते हैं? जुमटी कह सकते हैं, वो बात है। तो नेक्स्ट है हत्ती बेंडो। हत्ती बेंडो भील जनजाति समुदाय में किसी पवित्र वृक्ष, भीलों में पवित्र वृक्ष कौन से हैं? तो पीपल, बांस, सागवान को साक्षी मानकर किए जाने वाला विवाह प्रथा, यानी
ये अपने पवित्र वृक्ष को साक्षी मानकर जो विवाह किया जाता है उसे कहा जाता है हत्ती बेंडो। हत्ती बेंडो कहलाता है। किसी वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह की प्रथा की जाती है, हत्ती बेंडो। पाल क्या है? भीलों का बड़ा गांव। भीलों का बड़ा गांव क्या कहलाता है? पाल या फला कहलाता है। फला, फला का समूह कह सकता है, तो ये है। और भगत, भील जनजाति में धार्मिक संस्कार करवाने वाला वो व्यक्ति होता है, उसे भगत कहा जाता है। भील जनजातियों में जो धार्मिक कार्य करवाने वाले व्यक्ति होते हैं उसको कहा जाता है भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में अंकित कौन से लोकगीत उस क्षेत्र विशेष से संबंधित नहीं है? तो लोकगीत दिए हुए है और क्षेत्र का संबंध बताया है कि नहीं है, वो बताना है। ढोला मारू और जिला दिया है सिरोही। फिर है जोरावो, शब्द है जोरावो और जिला दिया है जैसलमेर। फिर है कुरजा, बीकानेर और बिछुड़ो और अपन को शेखावटी क्षेत्र का दिया है। ये जिला है अपन का सिक्कर और ये झुंझुनू और ये चूरू। सिक्कर, चूरू और झुंझुनू का दिया है बिछुड़ो। और हिचकी और चिन्ह क्या है इसमें? अलवर में। और रसिया, तो भरतपुर और धौलपुर का बताया है इसमें रसिया। तो कौन सा इसमें गलत है वो बताना अपन को। तो इसमें ध्यान देना, जोरावो बिल्कुल जैसलमेर का विरह गीत है। जोरावो परदेश गए पति की याद में जो गीत गाया जाता है जैसलमेर साइड में, उसे जोरावो कहा जाता है। ढोला मारू ये लोकगीत है, वो सिरोही का है। ढोला मारू होटल भी है आरटीडीसी की सिरोही में, और ढोला मारू लोकगीत गाया जाता है सिरोही में। और ध्यान रखना इधर रसिया तो बम के साथ में जो गाया जाता है पूर्वी राजस्थान का लोकगीत है। पूर्वी राजस्थान, इसमें कह सकते हैं अपन धौलपुर और भरतपुर। तो ये रसिया यहाँ गाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। और हिचकी है या अलवर साइड का है, ये भी ठीक है। लेकिन ध्यान देना बिछुड़ो कहाँ का है? ये हड़ौती का है, इस क्षेत्र का है बिछुड़ो लोकगीत। और कुरजा कहाँ का है? और कुरजा कहाँ का है? तो कुरजा है ये अपन का जोधपुर का। कुरजा लोकगीत कहाँ का है? जोधपुर का। एक ध्यान देना, ढोला मारू है ये लोकगीत तो है सिरोही का, लेकिन ढोला मारू सिरोही का लोकगीत है, लेकिन ढोला मारू नामक आरटीडीसी होटल का है, तो ये बीकानेर की। ध्यान देना, ये बीकानेर की है। बीकानेर की आरटीडीसी होटल ढोला मारू बीकानेर की है, लेकिन लोकगीत ढोला मारू कहाँ का है? सिरोही का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में। बिछुड़ो है लोकगीत राजस्थान के हड़ौती अंचल का लोकगीत है। और इसमें बिच्छू के डंक से एक पत्नी है, वो मरणासन स्थिति में हो जाती है और अपने परदेश गए पति को संदेश भेजती है कि मैं तो बिच्छू खाने से मरने वाली हूं और आप दूसरा विवाह कर लेना। तो इस प्रकार की बात होती है बिछुड़ो गीत में। लोकगीत है हड़ौती क्षेत्र का। और फिर आता है कुरजा, मरु प्रदेश जोधपुर का। कुरजा है ये लोकगीत है, मरु प्रदेश जोधपुर का विवाह गीत है। कुरजा क्या है? विवाह गीत है, जिससे विरहनी महिला द्वारा विवाह के बाद में जो पति प्रदेश चला जाता है कमाने के लिए, उसके बाद में जो विरहनी महिला गीत गाती है अपने प्रीतम को संदेश भेजती है। इन कुरजा पक्षी के माध्यम से कुरजा को संदेशवाहक के रूप में भेजा जाता है और वो गीत कुरजा को संबोधित करते हुए गाया जाता है विरहनी स्त्री द्वारा प्रियतम को संदेश भेजने के लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन कुरजा लोकगीत गायन, इसकी शैली कैसी है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र की ये पश्चिमी राजस्थान की शैली है मांड गायन शैली। तो कुरजा लोकगीत के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है? तो मांड गायन शैली में ये कुरजा गीत गाया जाता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कुछ वाद्य यंत्र दिए हुए हैं और उनके सुमेलित करना है। कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो कुंडी, माठ और धौसा। कुंडी, माठ और धौसा, ये आगे दिया है कि घन वाद्य, लेकिन ध्यान देना ये घन वाद्य नहीं है। तो कुंडी, माठ ये अवनद श्रेणी के वाद्य है। किस प्रकार के हैं? कुंडी, माठ और धौसा किस प्रकार के हैं? तो ये अवनद श्रेणी के वाद्य यंत्र है। और फिर आता है सिंगी, नड़ और सतारा। देखो ध्यान देना, सतारा इसमें तार नहीं है। ध्यान देना, अपन को लगेगा 7 तार होते हैं, लेकिन तार नहीं है, ये फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य है, इसलिए इनको कहते हैं सुशिर वाद्य।
तो फूंक से बजाने वाले वाद्य है सिंगी, और जानवरों की कोई सींग से बनी हुई होती है सिंगी, फूंक से बजाया जाता है। और उसी प्रकार नड़ और सतारा किस प्रकार का है, तो ये नहीं है, इसमें क्या है, सुशील वाद्य है, ये सुशील वाद्य है, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं रबाब, रवाज और दुक्का को, ये क्या है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये तत्वाद्य है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, 3 नंबर अपन का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें तत्वाद्य दिव्य हैं रबाब, रवाज, दुक्का को, कमायचा, सारंगी, सारंगी में सारंगी 27, तार कितना होता है 27, रावण हत्ता तार कितना होता है 9, सुरिंदा, जंतर, एक तारा में एक तार होता है, सुर मंडल, इसमें भी ध्यान रखना सुर मंडल यानी सुर से नहीं है, सुर मंडल का मतलब सुर से नहीं है, मतलब फूंक वाला नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाला है। तो सुर मंडल भी तत्वाद्य है, तत्वाद्य है। और एक तंबूरा, यानी तंदूरा कह दो, तंबूरा कह दो, ये सारे है ना वो तत्वाद्य है। और सुशील वाद्य, सुशील वाद्य में देखो सिंगी, नड़ का जादूगर करना बेल है ना सुशील वाद्य। और सतारा, तो सतारा इसमें क्या है, तार नहीं है, ये फूंक से बजने वाला है, सुशील वाद्य है। और यहां ध्यान रखना सुर मंडल, इसमें सुर यानी फूंक से बजने वाला नहीं है, ये तार वाला है, यानी सुर मंडल है वो तत्वाद्य है, और सतारा है वो सुशील वाद्य है, फूंक से बजने वाला है। नाम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान रखना। सुरनाई है बांसुरी, अलगोजा, सहनाई, मसक वो बगल में दबाकर जो बजाया जाता है मसक, बांकिया, बुंगल, तो करना, और सुरई ये क्या नागफनी, और तुरई, सुरई तुरई, तो ये सारे क्या है, ये सुशील वाद्य यानी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य। अवनद इनको बोलते हैं ताल, अवनद यानी चमड़े से मढ़ा हुआ होता है और इसको ताल से बजाते हैं हाथ से। इस प्रकार के वाद्य कौन कौन से, तो कुंडी, माट, धौसा, मृदंग, नौबत, चंग, डेरू, ढाक, डमरू, ढोल और नगाड़ा, ये सारे अवनद वाद्य है। घन वाद्य जो टन टन और छन छन की आवाज निकालते हैं, किसी धातु से बने हुए होते हैं, जैसे अपने विद्यालय की घंटी होती थी, तो वो भी किस श्रेणी का है, घन वाद्य है। तो खरताल है, मंजीरा, जांज, लेजिम ग्रासिया वगैरह बोलते हैं, और गुरालियो, श्रीमंडल और टिकोरी और रमजोल, ये सारे किस प्रकार के हैं, तो घन वाद्य है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। मालदेव से पूर्व मारवाड़ की चित्रशैली, मारवाड़ की शासक मालदेव से पूर्व कहा गया कि चित्रशैली पर मेवाड़ का पूर्ण प्रभाव था। बाद में है बादाम जैसी आंखें, ऊंची बाग, ऊंची पाग होती, बाग नहीं ऊंची पाग, ऊंची पाग। जोधपुर चित्रशैली की निजी विशेषता है। जोधपुर शैली के दशहरा दरबार का चित्र महाराजा मानसिंह के काल में चित्रित किया गया। और फिर कहा मारवाड़ शैली, मारवाड़ यानी जोधपुर, लाल और पीले रंगों का बहुल्य रहा है, यानी लाल और पीले रंगों का बहुतायत से इसमें प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, बीकानेर और जोधपुर में लाल और पीले रंगों का प्रयोग किया गया। और बादाम के समान आंखें, महिलाओं के चित्रों में बादाम के समान आंखें हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। और मालदेव से पूर्व ये मारवाड़ की चित्रशैली में किसका प्रभाव था, पूर्ण रूप से मेवाड़ चित्रशैली का प्रभाव था। तो इसमें गलत कौन सा है, ये 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत है। क्यों गलत है, इसमें दशहरा दरबार है ना, वो मानसिंह के समय का नहीं है। मानसिंह के समय की विशेषता ध्यान रखना, मारवाड़ चित्रशैली का सर्वोत्कर्ष काल है, स्वर्ण काल कह सकते हैं, सर्वाधिक उत्कर्ष काल कह सकते हैं मानसिंह का काल। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव मारवाड़ी चित्रशैली में कब से पड़ा, तो मानसिंह के काल में। मानाती संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान महामंदिर में मानसिंह द्वारा स्थापित करवाई गई। तो अपन कह सकते हैं ये भीम सिंह का काल है, भीम सिंह का काल है। उसमें वो दशहरा दरबार का चित्र है वो भीम सिंह के काल का है। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट होगा। मालदेव का काल अपन को बताया गया 1532 से 1568 ईस्वी का काल
प्रतिनिधि चित्र शैली का उदाहरण है। इसमें चौखे लाव का महल, चौखे का महल लिखा है ना, ये चौखे लाव का महल जोधपुर में स्थित है, मारवाड़ क्षेत्र में। ये मालदेव के समय चित्र शैली का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। चौखे लाव का महल अब भी है, अपन देख सकते हैं। और चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होता है। ये जानकारी कहां से प्राप्त होती है? इसे चित्र से। और दशहरा दरबार है, ये जोधपुर शैली का एक सुंदर उदाहरण है, जिसका चित्रण कब? 1800 ईस्वी में। और किसके काल का है? ये भीम सिंह का। उसमें मान सिंह लिखा ना, वो इसलिए गलत था। तो ये दशहरा का दरबार है, ये चित्र है ना, बहुत ही इंपोर्टेंट उदाहरण है जोधपुर शैली का। और कब का है? 1800 ईस्वी का। और किसके काल का? भीम सिंह के काल का है ये। महाराजा मान सिंह का काल अपन को दिया है 1803 से 1843 ईस्वी। विशेष काल याद रखने की जरूरत नहीं है, अपन को बात याद रखनी नाथ संप्रदाय इस काल में, ठीक है। और नाथों से संबंधित अनेक चित्र बनवाए गए। इस काल में नाथ संप्रदाय का प्रभाव शुरू हुआ और मारवाड़ शैली का चरमोत्कर्ष काल कहलाता है। किसका काल? तो महाराजा मानसिंह का काल मारवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल या चरमोत्कर्ष काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक कही जाने वाली अंतरराष्ट्रीय चित्रकला की राजस्थान में शुरुआत। आधुनिक राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कब से है? तो ध्यान देना, एक ऑप्शन दिया है परमानंद चौयल, गोवर्धन लाल बाबा, सौभागमल गहलोत और मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। तो इसमें ध्यान देना, राजस्थान में आधुनिक चित्र शैली का जनक कहा जाता है मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री को। तो सौभागमल गहलोत का संबंध किससे है? तो ध्यान देना, यह है नीड़ का चितेरा, यानी घोंसले बनाने, पक्षियों के घोंसले बनाने के चित्र, ये सौभागमल गहलोत है, नीड़ का चितेरा। और गोवर्धन लाल बाबा है, ये भीलों का चितेरा है, इसको कहा जाता है भीलों का चितेरा। इन्होंने भीलों की बारात का चित्र बनाया था, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र भीलों की बारात का। भीलों का चितेरा कौन है? गोवर्धन लाल बाबा। परमानंद चौयल है, यह है भैंसों का चितेरा। कौन है? भैंसों का चितेरा परमानंद चौयल है। और एक आता है जगमोहन माथोड़िया, वो श्वानों का चित्रा या कुत्तों का चित्रा। कौन है? जगमोहन माथोड़िया, वो भी अपन ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बारे में देखो, नव प्रभाववादी चित्रकारों में भारतीय चित्रकला के आधुनिक इतिहास में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मास्टर कुंदन लाल मिस्त्री। और इसका काल है कितना? 1899 ईस्वी। चित्रकार का सर्वश्रेष्ठ चित्र है वेलिंगटन प्राइज। कुंदन लाल मिस्त्री का जो सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? वेलिंगटन प्राइज। कब का है? 1899 ईस्वी। और नेक्स्ट बात करते हैं, कुंदन लाल मिस्त्री के प्रमुख चित्र है सीता स्वयंवर, वील सरदार, जोगिन, कुम्हारिन, बाजार की ओर और ग्राम्य बाला और समाधान। इस प्रकार के चित्र किनके हैं? कुंदन लाल मिस्त्री के हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पार्वती जोशी कौन सा युग्म है? विकल्प है वो गलत है, तो बताना है पार्वती जोशी देश की प्रथम फट चितेरी महिला। और उमेश चंद्र शर्मा जैन चित्र शैली के चितेरे। और फिर बात की है किशन शर्मा और राई के दाने पर मीरा के चित्र। राई के दाने पर क्या किसका चित्र है? मीराबाई का चित्र है। और प्रतिभा पांडे का संबंध है कैनवास की चितेरी। ये कैनवास की चितेरी कौन है? प्रतिभा पांडे। किसकी चितेरी? कैनवास की चितेरी प्रतिभा पांडे। राई के दाने पर मीराबाई का जो चित्र बनाने वाले हैं वो भी कौन है? तो किशन शर्मा है। फिर पार्वती जोशी, श्रीलाल जोशी, ये फट चित्रकला से संबंधित है, शाहपुरा भीलवाड़ा के। देश की प्रथम फट चितेरी महिला भी कौन है? पार्वती जोशी। ये सारे सही है, लेकिन ये इसमें गलत पूछा गया, तो गलत ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर है। तो उमेश चंद्र शर्मा है, इनका संबंध जैन चित्र शैली से नहीं है, वात्तिक एक चित्र शैली होती है, वात्तिक शैली, उसके है ये जनक उमेश चंद्र शर्मा। तो क्या होता है देखो, खंडेला के कहाँ के हैं? खंडेला सीकर के हैं उमेश चंद्र शर्मा। किस शैली के हैं? वात्तिक शैली के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चितेरे है वात्तिक शैली। और वस्तुतः खंडेला सीकर में वात्तिक कार्य के लिए देश विदेश के लिए प्रसिद्ध है। खंडेला सीकर का कौन सा कार्य प्रसिद्ध है? वात्तिक का कार्य प्रसिद्ध है। और वात्तिक चित्रण में किसी चित्र को बनाने के लिए पहले सूती या रेशमी कपड़े पर मार्कर या कार्बन पेपर से
आउटलाइन बनाई जाती है। किस पर? सूती या रेशमी कपड़े पर मार्कर या कार्बन पेपर से आउटलाइन बनाया जाता है चित्र का, उसके बाद में चित्र बनता है। इसके बाद कपड़े पर मोम लगाकर उसे रंगा जाता है। तो यह है बातिक शैली। और बातिक ये शैली कहाँ की है? तो बातिक शैली है खंडेला सीकर की। बातिक शैली कहाँ की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। और इसका प्रमुख कलाकार कौन है? चित्रकार कौन है? अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उमेश चंद्र शर्मा है। नेक्स्ट, मानचित्र में चिन्हांकित कौन सा हस्तशिल्प उद्योग अंकित नहीं है? वो सही कौन सा नहीं है वो बताना है। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट कहाँ का है? तो अकोला चित्तौड़गढ़ का है। और थेवा कला है, यहाँ स्थान दिया है प्रतापगढ़ का। थेवा कला प्रतापगढ़। थेवा कला में क्या होता है? यानी हरे कांच पर सोने की बारीक कलाकारी होती है थेवा कला, जिसमें कौन सा परिवार? सोनी परिवार प्रसिद्ध है इसमें। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़। फिर है आगे दिया है पट्टू और बर्डी वगैरह, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। जटपट्टी और तो ध्यान देना, जटपट्टी कहाँ की है? यह है अपन की बाड़मेर की। बकरी के बालों से जो एक पट्टियां बनाई जाती है, बिछाने का एक बनाया जाता है, तो वो है जटपट्टी, ये बाड़मेर की है। तो यहाँ ये गलत हो जाएगा। और कोपतगिरिया तय निशा का कार्य, फौलाद की वस्तुओं पर जो जड़ाई का कार्य किया जाता है वो कहलाता है कोपतगिरिया तय निशा। तो वो है जयपुर का। कोपतगिरी और तय निशा का कार्य जयपुर का, ये भी ठीक है। और लवाण की दरिया ये कहाँ की है? ये है अपन का जिला, देखो धनुषाकार जिला कौन सा है? जयपुर के जस्ट पूर्व में धनुषाकार जिला, तो ये है अपन का दौसा। यहाँ की क्या है? लवाण की दरिया प्रसिद्ध है। दरिया में से टोंकला गांव नागौर की भी प्रसिद्ध है। और सालावास सूत की दरिया सालावास जोधपुर की प्रसिद्ध है। और अपन बात करें इसमें गलत कौन सा है? तो ये जटपट्टी वाला ये है ना, इसमें गलत है, बाकी सारे सही है। तो केवल 5 वाला गलत, केवल 5 ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। जटपट्टी उद्योग स्थान दिया है बाड़मेर में, देखो जिरोही, बाकला और गंदहा स्थान है। एक में ध्यान देना, ये इनके नाम है। इनको कहा जाता है जटपट्टी को। बकरी के बालों से जो बनाई जाती है, पट्टियां बनाई जाती है, दरी टाइप का होता है, तो इनको और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है जिरोही, बाकला कहा जाता है। और गंदा जो बिछाने में काम लेते हैं वो है ये। तो ये बकरी के बालों से बनता है। ये कहाँ का है? बाड़मेर में स्थान ये है जसोल गांव। बाड़मेर का जसोल गांव है, यहाँ ये दरिया बने जाती है। दरी इसको नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं जटपट्टी इन बकरी के बालों से बनती है। इनको कह सकते हैं जिरोई, इनको कह सकते हैं भाकला और गंदा, ये कह सकते हैं। जटपट्टी उद्योग यहाँ का जसोल गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडी यानी कपर्दिका कहते हैं संस्कृत में, कपर्दिका कोडी। रेणसाई, लीला और सावली ये किसके प्रकार है? तो ध्यान देना, ऑप्शन दिया है पोमचा, पगड़ी, बंदेज और लहरिया। इसमें ध्यान देना अपन को, ये पोमचा के प्रकार है। पोमचा यानी महिलाओं के, यानी पुत्र अगर प्राप्त होता है, पुत्र का जन्म होता है, तो पीर पक्ष से पीले रंग का पोमचा लाया जाता है। और पुत्र के जन्म पर किस प्रकार का? गुलाबी पोमचा लाया जाता है पियर से। और एक हाड़ौती क्षेत्र का काले रंग की विधवा महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती है, उसे चीड़ का पोमचा कहा जाता है। तो उसी प्रकार पोमचा और ये इस प्रकार के राजस्थान में ओढ़नियां कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की ज्यादा प्रसिद्ध है। तो कोडी, कपर्दिका, रेणसाही, लीला और सावली क्या है, किसके प्रकार है? तो पोमचा के प्रकार है। पोमचा स्त्रियों के ओढ़ने का एक वस्त्र। पोमचा तात्पर्य यानी कमल फूल से अभिप्राय है। पोमचा यानी कमल फूल से युक्त ओढ़नी है ये। पोमचा बच्चे के जन्म के अवसर पर मातृपक्ष यानी पीहर पक्ष से लाया जाने वाला नवजात शिशु की मां के लिए लाया जाता है। परंपरा अनुसार पुत्र जन्म पर पीला पोमचा और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा। और हाड़ौती क्षेत्र का चीड़ का पोमचा विधवा महिलाएं जो ओढ़ती है वो ओढ़नी होती है चीड़ का पोमचा जो काले रंग का होता है। नेक्स्ट ध्यान देना, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आप अपन फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। और अपन का अगर वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, इंपॉर्टेंट लगे
और उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। थैंक यू।